तेरे तेरे को उसका ही फायदा मिला। हेलो, चलो सो बच्चों स्टार्ट करेंगे। यस सो बच्चों, आप सबके सामने मैं आ चुका हूं फिर से, और अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2। यस बच्चों, ग्रुप 2 की पढ़ाई हम शुरू करेंगे। और भाई साहब सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं? ओ दुष्यंत सर, ओ दुष्यंत सर, कौन सा सब्जेक्ट हम कर रहे हैं स्टार्ट? चलिए तो भाई साहब मैं आपके साथ शुरू करूंगा 1 to 1 एक बेहतरीन सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट आज की तारीख में कोरोना के काल में जिस सब्जेक्ट की डिमांड सबसे ज्यादा है। आपसे कोई भी आपकी चाची की, नानी की, बुआ के, ताऊ का बेटे का बेटा फोन करके पूछता है तू सीएस कर रहे ना? हाँ, स्टॉक मार्केट के बारे में तो पता ही होगा ना यार, बताना कैसे इन्वेस्ट करते हैं। मेरे पास 2000 रुपए पड़ा हुआ है, स्टॉक मार्केट में लगाने का है। सो एट प्रेजेंट मेरे ख्याल से कल या परसों ही कोई मुझे मिला था एंड ही वाज आस्किंग कि अभी मेरे पास 25,000 रुपये बचे हुए हैं, मेरी नौकरी चली गई है, स्टॉक मार्केट में मैं उस पैसे को 4 टाइम्स करने वाला हूँ। 25,000 रुपये से कितना कन्वर्ट करने वाला हूँ? 1 लाख। मैंने बोला बेटा ये 25,000 रुपये तू स्टॉक मार्केट में लगाएगा और 6 महीने के बाद तेरे हाथ में बचेगा 0। तो भैया मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दुष्यंत जैन नाम है मेरा, और मैं आपको पढ़ा रहा हूं सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट, सीएस एग्जीक्यूटिव का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट। और बच्चों ये सब्जेक्ट शुरू करने के पहले मैं बोलता हूं, इस सब्जेक्ट में मेरी स्टूडेंट का रिकॉर्ड आज तक किसी ने नहीं तोड़ा है। अंकिता डागा 89 आउट ऑफ 100। बच्चों मैं मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं बट मेरे सबसे ज्यादा 80 के ऊपर स्कोर इसी सब्जेक्ट में आए मेरे स्टूडेंट्स के। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे, अभी इस एग्जाम में जब एसएलसीएम के क्वेश्चंस आते हैं तो शुरू का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है अराउंड 20 मार्क का क्वेश्चन होता है, उसमें से 3 क्वेश्चन 15 मार्क के प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं। सब बच्चों की ना वहीं फटती है। तो मैंने तो एक सिंपल सा तरीका निकाला है, आप जब पेपर शुरू करते हो ना, स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। एसएलसीएम के पेपर में, सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट के पेपर में, स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों आज फर्स्ट लेक्चर है, मैं आपको कई सारे गुरु मंत्र दूंगा और आपको बिल्कुल नोट करना है, ठीक है? सो ये सब्जेक्ट जो है आपको सिक्योरिटीज लॉ का हर्षद मेहता बना देगा। मरोगे नहीं, जियोगे, बट हर्षद मेहता बना देगा अगर सही तरीके से इन्वेस्ट किया तो। स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है, स्टॉक मार्केट में क्या क्या चैलेंजेस हैं, स्टॉक मार्केट होता क्या है, ओ मेरी बेबी सेबी क्या है, ये सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट का नाम क्या है? सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट्स, ठीक है? बच्चों ये जो चैप्टर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है सिक्योरिटीज लॉ और दूसरा है कैपिटल मार्केट। बट मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं मानता। मैं पूरा सब्जेक्ट मानता हूं 100 मार्क का, क्योंकि आईसीएसआई क्या करती है, कभी बोलती है कि 60-40 है, बट इधर के क्वेश्चन उधर पूछती है, उधर के क्वेश्चन इधर पूछती है, पार्ट ए के क्वेश्चन पार्ट बी में पूछेगी, पार्ट बी के पार्ट ए में पूछेगी। लेकिन तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको इस पूरे सब्जेक्ट को 100 मार्क का पढ़ाने वाला हूं और मैं अपने सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। जैसे मॉड्यूल में आपका पहला चैप्टर है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। अगर मैंने वो टॉपिक आपको अभी पढ़ा दिया तो आप आज से ही पढ़ना बंद कर दोगे, बोलेगे हमको नहीं पढ़ना ये सिक्योरिटीज हमारे मन का ही नहीं, आप सीएस ही छोड़ दोगे। सो बच्चों मैं अपन एकदम हौले हौले धीरे धीरे नीचे से ऊपर जाएंगे। यस और नो? ऊपर से नीचे आने में मजा नहीं है भाई साहब। मजा कब है? जब आप नीचे से ऊपर जाएं। इज दैट क्लियर? ओ जी मैं क्लियर हूं क्या? ओ मेरा भाई, ओ सरदार जी क्लियर है क्या? चलो, सो सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट, इसके अंदर हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 बच्चों जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दैट इज सेबी एक्ट 1992। द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज व्हाट बेटा? कौन सा चैप्टर है? सेबी एक्ट 1992। ओ बेहतरीन टॉपिक है। ओ मेरी बेबी प्यारी सेबी, सेबी को मैं प्यार से बेबी बोलता हूं, नॉट बेबी, बेबी बोलता हूं। आपको क्यों बोलता हूं बेबी, आपको समझ में आएगा। सेबी है क्या, सेबी बनी कैसे, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। बट बच्चों
डायरेक्टली टॉपिक शुरू नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं ये टॉपिक शुरू नहीं करूंगा। मैं टॉपिक शुरू करने के पहले आपको कुछ शब्द बताऊंगा, ऐसे शब्द जो आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में बार बार काम आएंगे। वी वुड डू सम ऑफ द वर्ड्स जो आपको क्या करेंगे बच्चों, जो आपको इस टॉपिक में काफी कुछ इंसाइट देंगे। तो मैं उन शब्दों के बारे में अभी आपके साथ क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। इज दैट क्लियर? चलिए, सो लेट्स सी सम ऑफ द वर्ड्स दैट विल सी। तो ये शब्द जो हैं ये पूरे सिक्योरिटीज पढ़ते पढ़ते हमको बार बार यूज होंगे। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, आपका मेन सिलेबस शुरू करने के पहले मैं आपको ये शब्द बता दूंगा। इन शब्दों से फायदा क्या होगा, इन शब्दों से फायदा ये होगा कि आगे जो हम पढ़ रहे हैं वो हमको थोड़ा सा आसान लगेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला चीज क्या है, सिक्योरिटीज। अब वो सिक्योरिटीज की डेफिनेशन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में है, बट बच्चों दुनिया भर की डेफिनेशन है, क्या है मुझे नहीं पता। बच्चों एक चीज बताइए, इनफैक्ट आज से 50 साल पहले अगर हमारे दादाजी को या परदादाजी को पैसों की जरूरत होती थी तो वो कैसे पैसे लेके आते थे? आज से 50 साल पहले अगर हमारे परदादाजी को पैसों की जरूरत होती थी तो वो पैसे कैसे अरेंज करते थे? उधार ही लेते थे, उधार लेते थे, राइट? और उस समय बैंकिंग सिस्टम तो उतना तगड़ा था नहीं, तो उधार कैसे लेते थे? साहूकार के पास। और साहूकार से जब उधार लेते थे तो साहूकार कुछ पेपर पे लिखवाता था, याद है आपको? क्या लिखवाता था कि मैं हीरालाल जैन वल्द छन्नीलाल जैन वादा करता हूं कि इस तारीख को इतने रुपए इतने के ब्याज के सहित मैं वो पैसे वापस कर दूंगा, हाँ या ना? सो वो एक पेपर था, उस पेपर को हम देते थे साहूकार को। उस पेपर को हम किसको देते थे? वो पेपर हम साहूकार को देते थे, और साहूकार जो है वो उस पेपर के बदले हमारे परदादाजी को लोन देता था, हाँ या ना? और बच्चों यही पेपर जो है ये क्या है, ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, डेट इंस्ट्रूमेंट है? अब यहां पे मैं एक इंस्ट्रूमेंट शब्द को भी बहुत ज्यादा यूज करूंगा, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब आप समझ लेना एक पेपर, एक पेपर जो लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करता है। जैसे आप लोगों ने मेरे यहाँ पे एडमिशन लिया तो मैंने आपको एक रिसीट दिया है, वो रिसीट भी क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। मैंने एक बंदे से पूछा कि बेटा इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? बोलता है हथियार। मैंने बोला नहीं बेटा, यंत्र बोलता है। क्या बोलता है? यंत्र। मैंने बोला वो इंस्ट्रूमेंट नहीं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? इंस्ट्रूमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है? पीस ऑफ अ पेपर दैट क्रिएट्स ऑब्लिगेशंस। एक पीस ऑफ पेपर जो किसी चीज का सबूत है, ठीक है? सो बच्चों मैं आपको बात कर रहा था पर दादाजी के जमाने की। तो परदादाजी भी क्या करते थे बच्चों? साहूकार के यहां जाके एक पेपर पे लिखते थे और उनको पैसे मिल जाते थे, यस और नो? सो बच्चों कुल मिला के क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पेपर शब्द का या पेपर का बहुत बड़ा योगदान रहा है फंड्स को की किल्लत को दूर करने में, पैसों की जरूरत को पूरी करने में? पेपर का योगदान क्या है? काफी संवेदनशील रहा है, काफी ज्यादा रहा है। पॉइंट नंबर 1। तो बच्चों समय बदल गया है, और उन पेपर जो दादाजी लोग पेपर लिख के देते थे, उन पेपर्स को रेगुलेट कौन करता था? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स थे। क्या थे वो? बच्चों आज की तारीख में समय बदल गया है, और अब पेपर के उस पेपर के समय धीरे धीरे बदलता गया। और अब जो नया टाइम आया है उसमें हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सिक्योरिटीज। कौन सा शब्द यूज करते हैं? सो व्हाट दिस सिक्योरिटीज इज? सिक्योरिटी सूछे ओ भाई साहब, वो सिक्योरिटी की है जी, की हैगी। सिक्योरिटीज का मतलब है बच्चों इसके अंदर सब आता है, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर हर एक चीज आती है। बट चूंकि हमको बेसिक समझना है तो याद रखना सिक्योरिटीज का मतलब, सिक्योरिटीज एक ब्रॉड टर्म है। कौन सी टर्म है? ब्रॉड। सिक्योरिटीज के अंदर सब आता है। जैसे मेरी बॉडी, ये बॉडी अगर सिक्योरिटी है तो ये हाथ शेयर है, ये डिबेंचर है, ये बॉन्ड है, ये कुछ और है, ये यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सिक्योरिटीज का मतलब एक पेपर है जिस चीज को इश्यू करके कंपनी क्या अरेंज करती है? एक पेपर है जिसके अगेंस्ट कंपनी क्या करती है? लोगों से पैसे बोरो करती है या फिर लोगों से इन्वेस्ट करवाती है अपने यहां पे, ठीक है? सो और हमेशा याद रखना जहां पे सिक्योरिटीज आ गया वहां पे सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आ जाएगा। तो जितनी भी सिक्योरिटीज हैं उनके इश्यू को मैनेज कौन करता है? उनके इश्यू को रेगुलेट कौन करता है? नियंत्रित कौन करता है? सेबी। ठीक है, तो सबसे पहली डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई है? बिफोर स्टार्टिंग विद द सिलेबस मैं आपको कुछ शब्द सुना रहा हूं, और पहला शब्द मैंने जो आपको बताया वो कौन सा शब्द है? सिक्योरिटीज। इज दैट क्लियर? चलिए
दूसरी क्या है बच्चों? सिक्योरिटीज के बाद सेकंड इंस्टीट्यूशन जिसकी मैं बात करूंगा आपके साथ, सेकंड इंस्टीट्यूशन है सेबी। सेबी क्या है बच्चों? एक संस्था है। क्या है सेबी? एक बच्चों, सेबी एक संस्था है जो मार्केट को क्या करती है? रेगुलेट। रेगुलेट को हिंदी में बोलते हैं नियंत्रित। और सेबी जो है वो कानूनी संस्था है। कौन सी संस्था है? कानूनी, क्योंकि इसका जन्म किससे किससे हुआ है? सेबी एक्ट 1992 ने सेबी को जन्म दिया है। इज दैट क्लियर? सेबी की जननी कौन है? सेबी की जननी है सेबी एक्ट 1992। इज दैट क्लियर? चलिए, तो आप स्टॉक मार्केट में देखते रहते होंगे सेबी सेबी सेबी। हर्षद मेहता स्कैम के टाइम पे भी आपने कुछ सेबी देखा होगा, लेकिन हर्षद मेहता के स्कैम के टाइम पे सेबी एग्जिस्ट नहीं करती थी। सेबी एग्जिस्ट नहीं करती थी। हर्षद मेहता के स्कैम के बाद सेबी आई है। हाँ, दैट आई विल टेल। सेबी वाज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, चलिए। स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे तो भारत में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बट दो स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं रिकग्नाइज्ड हैं, मतलब बहुत सारे रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बट दो रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में मेरा पूरा डिस्कशन रहेगा इस पूरे टॉपिक में। कौन कौन सा? बंबई स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है? व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? एक ऐसी जगह जहां पे आप अपने स्टॉक को एक्सचेंज कर लेते हो। एक ऐसी जगह जहां पे आप अपने स्टॉक का मतलब शेयर्स, एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा टेबल, एक ऐसा वरांडा जहां पे आप क्या करते हो? शेयर्स में खरीद फरोख्त करते हो। लेकिन अब ये क्या वरांडा या जगह हो गया या अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है? तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, समझिएगा ध्यान से। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे क्या होते हैं? अलग अलग कंपनीज के शेयर होल्डर शेयर्स में खरीदी और बिक्री करते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज में जो खरीदी और बिक्री होती है, सारी कंपनीज के शेयर होते हैं, खरीदी बिक्री। स्टॉक एक्सचेंज में क्या सारी कंपनीज के शेयर की खरीदी और बिक्री होती है, या फिर सिर्फ उन्हीं कंपनी के शेयर्स की खरीदी और बिक्री होती है जो कंपनियां अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध करवाते हैं? पुष्पराज बोलता है कि मेरे को गोवा लेके चलो, अभिषेक बोलता है मेरे को गोवा लेके चलो। कैसे लेके जाऊं तुम लोग को गोवा? तुम लोगों ने तो अपना नाम लिस्ट में लिखवाया ही नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? तो गोवा कब लेके जाऊंगा? जब तुम लोग अपना नाम लिस्ट में लिखवाओगे। तो कुल मिला के स्टॉक एक्सचेंज में तुम्हारी कंपनी के शेयर्स कब ट्रेड होंगे? किसी कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में कब ट्रेड होंगे? जब उस कंपनी ने अपने आप को क्या करवाया है? लिस्टेड करवाया है, सूचीबद्ध करवाया है। कहां पे? स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज की जो प्रोसेस है, सेबी ने जो नियम बनाए हैं उनको फॉलो करके। इज दैट क्लियर? चलिए, वेरी नाइस। तो स्टॉक एक्सचेंज हो गया। कैपिटल कंट्रोलर, अगर आपने हर्षद मेहता की सीरीज देखी है, मेरे ख्याल से लगभग सारे लोगों ने देखी, और जिन लोगों ने नहीं देखी तो मैं बता दूं, सेबी आने के पहले सेबी को जो पावर्स मिली हैं वो ईयर 1992 में मिली हैं। सेबी के पहले स्टॉक मार्केट को कंट्रोल कौन करता था? कैपिटल कंट्रोलर। कौन करता था बच्चों? कैपिटल कंट्रोलर नाम का एक आईएएस ऑफिसर होता था जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी। पूरे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने का जो जिम्मा था वो किसके पास था? कैपिटल कंट्रोलर के पास था। ठीक है। एडजुडिकेशन, मैंने सुबह भी इसकी मीनिंग बताई थी। क्या था एडजुडिकेशन? डिसीजंस। यस। अच्छा बच्चों, ये एक चीज याद रखना, ये तीन चीजें, ये सेबी की बहुत पावर्स हैं। पहला होता है इंस्पेक्शन। पहला क्या होता है? इंस्पेक्शन। एक होता है इंक्वायरी और एक होता है इन्वेस्टिगेशन। पुष्पराज के पापा को किसी ने बताया कि आपके लड़के का यहां पे कुछ तो कांड चल रहा है। ठीक है। पुष्पराज के पापा आते हैं और पुष्पराज के घर की एक जनरल छानबीन करते हैं। जनरल छानबीन ना, यह है इंस्पेक्शन। उसके बाद इंस्पेक्शन के दौरान पुष्पराज को एक टेबल पे सामने बिठाते हैं। पुष्पराज, तेरा फोन दिखा, तूने पिछले 15 दिन में किन किन लोगों से बातें की है, उनका नाम बता। क्या तुझे लगता है कि पूना आके लड़की का चकल्लस ठीक है? क्या तुझे लगता है कि ये सारी चीजें करके तू हमको धोखा दे रहा है?
पुष्पराज जवाब देता है। इसको क्या बोलते हैं? इंक्वायरी। इसको हिंदी में बोलते हैं पूछताछ। ठीक है। अब जब पुष्पराज के पापा इंस्पेक्शन कर रहे थे इसके घर का, तो इंस्पेक्शन करते करते इसके घर पे एक लड़की का क्लचर मिलता है जो पीछे बाल में लगाते हैं। यस और नो? मेरी बेटी मेरे को डराती है उसके थ्रू, डायनासोर बोल के, डायनासोर। ठीक है। सो पुष्पराज के घर पे जब इंस्पेक्शन हो रहा था तो एक लड़की का क्लचर मिल गया। इंस्पेक्शन में कुछ तो थोड़ा सा सबूत मिल गया। यस और नो? मिल गया है सबूत। यस और नो? इसके पापा इसको बना देंगे आधा आदमी और इस आधा भूत। इसकी वाट लग जाएगी। यस और नो बच्चों? तो पुष्पराज से पूछा कि भाई क्लचर व्लचर कैसे यूज करता है? तो पुष्पराज बोला कि पापा मेरे बाल बहुत बड़े बड़े हो गए हैं तो मैं खुद ही क्लचर यूज करता हूं। बोले हेयर बैंड यूज कर लिया कर, वो ट्रेंड में। क्लचर मतलब बेटा कुछ तो परिवार की कुछ लज्जा रखो, कुछ तो नाम रखो, मर्यादा रखो। सब पापा वहां से चले गए। ठीक है। अब मुझे बताइए, एक मिनट, तो इंस्पेक्शन किया तो इंस्पेक्शन में सबूत मिल गया कुछ तो, राइट? अब इस बार तो पापा जनरल सर्च कर रहे थे, अगली बार पापा क्या करेंगे? अगली बार पापा करने आएंगे तेरे घर पे इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन एक खास मकसद के साथ होती है। इन्वेस्टिगेशन का जो नेचर है ना, वो जनरल नहीं होता, स्पेसिफिक होता है कि मैं आया हूं इसी चीज के लिए आऊंगा, यही चीज लेके जाऊंगा। तो इसके पापा जब अगली बार आएंगे तो लड़की कहां है, लड़की कहां है, लड़की कहां है, लड़की को ही ढूंढने आएंगे कि कहां है, मेरे बेटे बर्बाद तो हो गया। तो इन्वेस्टिगेशन एक गहन जांच होती है। कौन सी जांच होती है? एक पर्पस के साथ जांच होती है। डिसगॉर्ज कर देना। नेक्स्ट इज व्हाट बेटा? डिसगॉर्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसगॉर्ज? एक प्रकार से सेबी के पास पावर होती है कि अगर सेबी को यह पता चल गया कि आप स्टॉक मार्केट में कुछ तो गंदे काम कर रहे हैं, आप किसी प्रकार का फ्रॉड कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं आप स्टॉक मार्केट में, तो सेबी क्या कर सकती है? गड़बड़ करके आपने जितना पैसा कमाया है उस पैसे को सेबी क्या कर सकती है? डिसगॉर्ज कर सकती है। डिसगॉर्ज करना मतलब छीन लेना, आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देना, आपसे पैसे वसूल लेना। सो एक प्रकार से जो पैसे गलत तरीके से कमाए हैं आपने, उन पैसों को सेबी क्या करती है? डिसगॉर्ज करती है। ठीक है। नेक्स्ट, सस्पेंशन। ओए, आपने सुना होगा कि आपको स्टॉक मार्केट से सस्पेंड किया जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्पेंशन? निलंबित करना। लेकिन हमेशा के लिए, परमानेंटली या टेम्पररी? सस्पेंशन जो है दैट इज डन ऑन टेम्पररी बेसिस। सस्पेंशन जो है वो क्या है बच्चों? ओए, सस्पेंशन टेम्पररी होता है। यस और नो? पति पत्नी का झगड़ा हो गया, पत्नी पति को छोड़ के 2 महीने के लिए अपने मायके चली गई, क्या उनका रिलेशनशिप खत्म हो गया या सस्पेंड हुआ है? सस्पेंड। इट्स सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब होता है टेम्पररी रूप से निलंबित कर देना। और सस्पेंशन के बाद होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या है? ना तेरी बंदी ना मेरी बंदी, सीएस करना है हमको, और इन सारे घटिया कामों पे लगा ली है हमने पाबंदी। यस और नो? तो भाई साहब, प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? पाबंदी लगा देना, करना ही नहीं है। सस्पेंशन में तो तुम कभी कभी कर सकते थे, थोड़ा बहुत रोका था, पाबंदी में तो तुम्हारी परमानेंटली रोक दिया है। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये बहुत बार पढ़ोगे तुम, इंटरमीडियरी। किसके बारे में बहुत बार पढ़ोगे? ये शब्द तो तुमको रोज समझ में आएगा, इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी का मतलब क्या लिखा है? बीच के लोग। बीच वाले नहीं, बीच के लोग। मैं पहले लिखने वाला था बीच वाले लोग। ठीक है। सो बीच के लोग। बीच के लोग मतलब, हाँ नहीं, बहुत सारे लोग। ये बेसिकली इंटरमीडियरीज बोलूंगा मैं इसको। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी है जिसको अपने शेयर इश्यू करने हैं, ये कंपनी है, ये स्टॉक एक्सचेंज है, ये इन्वेस्टर्स है। हाँ मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली, ये इन्वेस्टर्स हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज है, ये कंपनी है। ठीक है। सो कुल मिला के सिस्टम क्या है स्टॉक एक्सचेंज का? यहां पे बैठता है, सबसे ऊपर बैठता है सभी, ये पूरा ऐसे 4-5 लोग होते हैं। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, सुनो। अब इन्वेस्टर को इस कंपनी में इन्वेस्ट करना, राइट? इन्वेस्टर को इस पर्टिकुलर कंपनी के क्या खरीदने हैं?
इन्वेस्टर को इस पर्टिकुलर कंपनी के क्या खरीदने, शेयर्स खरीदने, राइट। तो क्या इन्वेस्टर, तो दुष्यंत जैन को अगर रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर खरीदने हैं तो क्या दुष्यंत जैन डायरेक्टली मुकेश अंबानी के पास जाए, मुकेश भाई मेरे को शेयर दे दो ना, 5 से प्लीज, हाँ ये 1956 रुपये, 2 44 रुपये 76 रख लो, मुकेश भाई शेयर दे दो ना, ऐसा करूंगा मैं? कैन आई से देयर हैज टू बी सम इंटरमीडियरी इन बिटवीन, कुछ बीच के लोग हैं। तो बच्चों क्या नहीं से स्टॉक ब्रोकर है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है जहां पे जाके मैं डीमैट अकाउंट खोलूंगा, राइट। सो कुछ लोग बीच में होते हैं। फिर अगर किसी कंपनी को अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना है तो स्टॉक एक्सचेंज भी क्या है एक। अब इस कंपनी को अगर इन्वेस्टर के पास पहुंचना है, कोई कंपनी है उसको इन्वेस्टर से पैसे लेने हैं, तो क्या वो कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर के पास जाती है? नहीं, कंपनी किसके थ्रू जाती है? स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को क्या कराती है, लिस्ट। तो स्टॉक एक्सचेंज भी एक प्रकार की क्या है, इंटरमीडियरी। तो समझो बच्चों, तो पूरे स्टॉक मार्केट में, पूरे स्टॉक मार्केट की 3-4 कड़ियां हैं, 3-4 कौन कौन है? कंपनी को इश्यूअर भी कहा जाता है। बच्चों ध्यान सुनना, कंपनी को इश्यूअर भी कहा जाता है। सो कंपनी हो गई एक पार्टी, उसके बाद इन्वेस्टर होगा एक पार्टी, और स्टॉक एक्सचेंज होगा एक पार्टी। यस और नो? ओए, पूरे स्टॉक एक्सचेंज में 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट कड़ियां हैं, और एक सेबी है। सेबी इज अ रेगुलेटर। सेबी क्या करती है? सेबी देखती है कि ये सारे लोग अपना काम ढंग से कर रहे हैं, कोई मार्केट में गड़बड़ तो नहीं कर रहे। तो कंपनी को, स्टॉक एक्सचेंज को और इन्वेस्टर्स को, इन तीनों को आपस में मिलन कौन करवाता है, इन तीनों को जुड़वाता कौन है? कंपनी को अगर अपना पब्लिक इश्यू लाना है तो कंपनी किसकी हेल्प लेती है? कंपनी को तो पता नहीं है, किसकी हेल्प लेती है? इंटरमीडियरीज की। इज दैट क्लियर? मर्चेंट बैंकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, पोर्टफोलियो मैनेजर, डिबेंचर ट्रस्टी, ये अलग अलग इंटरमीडियरीज हैं। और बच्चों अगर आप इतिहास के पन्नों को खंगालें तो आप देखेंगे हर एक फ्रॉड में, स्टॉक मार्केट के जितने भी स्कैम हुए हैं उन सारे स्कैम में इंटरमीडियरीज थे। हर्षद मेहता भी ब्रोकर था। तो सेबी का, तो मार्केट को बिगाड़ता कौन है? इन्वेस्टर थोड़ी ना बिगाड़ता, का इश्यूअर भी नहीं बिगाड़ता। मार्केट को कौन बिगाड़ता है? इंटरमीडियरीज। इनको ग्रीड होता है, इनको पैसे चाहिए जल्दी, इसलिए ये फ्रॉड करते हैं। हर्षद मेहता का सपना क्या था? उसको ओवरनाइट स्टार बनना था। ही वांटेड टू बी एन ओवरनाइट स्टार। बच्चों मैं 11 साल से आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री, टीचिंग इंडस्ट्री, और थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग, मतलब मुझे तरक्की मिल रही है, बट तरक्की ऐसे ओवरनाइट आई क्या? इट्स बीन 11 ईयर्स, मुझे सीएस बने 14 साल हो गए यार। इट्स बीन 14 ईयर्स, बट ओवरनाइट सक्सेस कभी नहीं मिला। मतलब आज भी मैं आज अपनी लाइफ के सबसे बेहतरीन दौर पे हूं, सबसे अच्छे टाइम पे हूं मैं अपनी लाइफ के, बट स्टिल आई स्ट्रगल एवरी डे। रोज 3-4 घंटे नोट्स बनाना, रोज 6-7 घंटे के लेक्चर्स लेना, उसके बाद मेरी फैमिली लाइफ एंड ऑल। आज भी सुबह 5-5:30 बजे उठना। सो व्हाट, और अभी धीरे धीरे टाइम 4 बजे का हो जाएगा मेरे ख्याल, 10 दिन में मैं के बाद मैं 4 बजे उठना शुरू कर दूंगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हर्षद मेहता, तो ये लोग जो है वो फ्रॉड क्यों करते हैं? बिकॉज दे हैव अ ग्रीड, उनको जल्दी स्टार बनने का है। तो हर्षद मेहता, तो ये जितने भी फ्रॉड्स होते हैं ना स्टॉक मार्केट में, ये इंटरमीडियरीज करते हैं, क्योंकि इंटरमीडियरीज के पास इंफॉर्मेशन होती है। अगर आपने हर्षद मेहता वाला चीज देखा होगा, सीरीज देखी होगी, और बच्चों नहीं देखी तो देखिए, इट्स अ रिकमेंडेड सीरीज। सेबी एक्ट अगर आपको पढ़ना है तो हर्षद मेहता की सीरीज आपने देखी तो आपको बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें क्या होंगी, बहुत आसानी से क्या होंगी, समझ में आएंगी। ठीक है, सो ध्यान से। सो हु दीज इंटरमीडियरीज आर? ये इंटरमीडियरीज क्या है? स्टॉक मार्केट की अहम कड़ी है, जो इन्वेस्टर्स का रिलेशन कंपनी से क्रिएट करवाता है, कंपनी का रिलेशन इन्वेस्टर से क्रिएट करवाता है, कंपनी का रिलेशन स्टॉक एक्सचेंज और इन्वेस्टर। स्टॉक मार्केट की हर एक कड़ी को साथ में कौन लाता है बच्चों? इंटरमीडियरीज। इज दैट क्लियर? और सेबी की सबसे इंपॉर्टेंट पावर है कि जितनी भी इंटरमीडियरी स्टॉक मार्केट में काम करती है, सेबी जो है सबको अपने साथ क्या करवाती है? रजिस्टर करवाती है। और सेबी जो है हर एक इंटरमीडियरी की एक्टिविटी को क्या करती है? रेगुलेट करती है, नियंत्रित करती है। हर एक इंटरमीडियरी को सेबी क्या करती है? पकड़ के रखती है। इज दैट क्लियर? नाउ स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट? शूटिंग चल रही थी राधे मूवी की, और दिशा पटनी बोलती है कि मेरे को थूकने का है,
गुटखा खाई थी दिशा पटनी, हाँ हमको ठोकने का है। तुरंत वहां पे मैं था, दुष्यंजन था, स्पॉट बॉय, खटाक से आता, मैडम यहां थूक दो। स्पॉट का मतलब क्या होता है? तुरंत। यस और नो? स्टॉक मार्केट में आप जितने भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सुनो, स्टॉक मार्केट में आप जो भी क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं। दो तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक स्पॉट ट्रांजैक्शंस होते हैं और एक होते हैं डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन। स्पॉट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? स्पॉट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? तुरंत तुमने पैसे दिए, तुम्हारे तुमको तुरंत शेयर मिलते हैं। लेकिन तुरंत मतलब ओए, इसको कैश ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैश। जैसे तुम लोग जब अपना डीमैट अकाउंट खोलोगे, जब तुम लोग क्या करोगे अपना, व्हेन यू विल स्टार्ट योर डीमैट अकाउंट, तो आप लोग क्या करोगे? आप डायरेक्टली फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना शुरू कर दोगे क्या? नहीं, आप स्पॉट ट्रेड करोगे। आप देखोगे रिलायंस के शेयर का रेट है 2000, आप 2000 रुपए कहीं से जमा करके लाओगे और अपने ब्रोकर से बोलोगे कि 2000 रुपए के रिलायंस के शेयर खरीद। आप शेयर आज खरीदोगे। आप शेयर क्या करोगे? आज खरीदोगे। आपके डीमैट अकाउंट में कब आता है? अगर आपने ट्यूसडे को शेयर खरीदा तो आपके अकाउंट में आएगा T+2 ट्रांजैक्शन प्लस सेकेंड डे, वेडनेसडे को आपके अकाउंट में क्या आएगा? वो शेयर आएगा। नहीं सर मैं तो शेयर खरीदता हूं, मेरे डीमैट अकाउंट में वो शेयर तुरंत दिखता है। नहीं रे पगले, वो डीमैट अकाउंट में तुरंत नहीं दिखता, वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखता है। कहां पे दिखता है? ट्रेडिंग अकाउंट में दिखेगा। आपके डीमैट अकाउंट, जो आपका डीमैट अकाउंट है, उसमें कब आएगा वो शेयर? सेकेंड डे आएगा। और जब आप शेयर बेचते हो तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे कब आएंगे? जब आप शेयर बेचते हो तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे कब आएंगे? पैसे अभी आपके अकाउंट में सेकेंड डे को आते हैं। ठीक है, सो स्पॉट डिलीवरी, तो स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट की बात करो। मैं कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं? स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं। तो इनको कैश कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इसको कैश ट्रेड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। उसके बाद जो फ्यूचर ट्रांजेक्शन होते हैं, जिनको हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नाउ डीमैट अकाउंट क्या होता है? बैंक अकाउंट में जैसे पैसे होते हैं, बैंक अकाउंट में अपन क्या रखते हैं? बैंक अकाउंट में अपन पैसे रखते हैं। डीमैट अकाउंट में शेयर्स होते हैं। कौन से फॉर्म में? फिजिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में? अरे एक मिनट पुष्पराज, तो बैंक अकाउंट में जो मेरे पैसे रखे हैं वो फिजिकल फॉर्म में है क्या? नहीं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। मेरे अकाउंट में 25 लाख रुपए का बैलेंस है, लेकिन वो मुझे कैसे दिख रहा है? वो मुझे दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिकली। हाँ 25 लाख रुपए, लेकिन वो पैसे का फोटो भी दिख रहा है क्या? नहीं दुष्यंत सर, आपके 25 लाख रुपए ये वाली अलमारी में रखे, उसका फोटो नहीं। इट्स जस्ट इलेक्ट्रॉनिक एंट्री। आजकल सारी चीजें क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉनिक होती हैं। तो जैसे आपके बैंक अकाउंट में आपका कैश इलेक्ट्रॉनिकली पड़ा है एंट्री के फॉर्म में, वैसे ही आपके डीमैट अकाउंट में आपके क्या रखे हुए हैं? शेयर्स रखे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है, नाउ ये बहुत पढ़ना है अपने को। मैनिपुलेटिव, फ्रॉडुलेंट, अनफेयर ट्रेड, ये हर्षद मेहता के ऊपर आरोप था। खैर ये उस समय तो बहुत पुराने नियम है, सॉरी हर्षद मेहता का टाइम बहुत पुराना था। उस समय तो इन प्रैक्टिसेस को उतने अच्छे से डिफाइन भी नहीं किया गया था। बच्चों ध्यान से देखिए, हाँ मैं बता रहा हूं बच्चों, देखिए मैनिपुलेशन क्या होता है। सबसे पहले ना बच्चों एक मिनट ये समझिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनिपुलेशन। जैसे आपके कई दोस्त होंगे ना जो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं। बच्चों मैनिपुलेटिव का मतलब क्या होता है? जो होता है उसे ना दिखाना, जो होता है उसे ना दिखाना। जैसे मेरे एक दोस्त है, वो मुझसे मिलता है, मैं उससे पूछता हूँ क्या चल रहा है, तो बोलता है अरे दुष्यंत क्या बोलूँ यार, 4 BMW खरीद लिए मैंने, 5 ऑडी खरीद लिए मैंने, मेरा दिल्ली में फार्म हाउस है, अरे अभी तो मैं ग्रीस में भी एक होटल खरीद रहा हूँ। कहाँ खरीद रहा हूँ? ग्रीस में भी एक होटल खरीद रहा हूँ। जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। क्या है वो? मैनिपुलेटिव। और मुझे इतनी दुनिया भर की इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगा और फिर मुझसे बोलेगा दुष्यंत यार एक काम करना, 10 लाख रुपए उधार देना, जरूरत है थोड़ी सी। आप मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें करोगे, बहला लोगे मुझे, फुसला लोगे, ये बता दोगे कि आप कितने बड़े आदमी हो, फिर आप मुझसे खटाक से कितना रुपए मांग रहे हो? 10 लाख रुपए मैंने आपको दे दिए। आपने मेरे साथ क्या किया? मैनिपुलेशन किया। तो स्टॉक मार्केट में टीवी में आते हैं ना लोग, ये आप लोगों के साथ क्या करते हैं? ये आप लोगों के साथ मैनिपुलेशन करते हैं। आपको बोलते हैं कि आप इस कंपनी में, नॉट ऑल बट कुछ लोग तो हैं, कि आप इस कंपनी के शेयर खरीदिए, इस कंपनी का ज़बरदस्त फ्यूचर है, बेहतरीन कंपनी है, इसके प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में बिकते हैं और कोरोना के टाइम पे तो ये कंपनी बहुत हिट होगी क्योंकि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भारत की सरकार के साथ है ये। जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। बहला फुसला के आपके शेयर खरीद लिए, बहला फुसला के आपके शेयर बिकवा दिए। स्टॉक मार्केट में कुछ तो ऐसा किया जिससे स्टॉक का प्राइस अचानक से बढ़ जाना, स्टॉक अचानक से गिर जाना।
ये सारी चीजें क्या हैं बच्चों? ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें हैं मैनिपुलेशन। और बच्चों सेबी जो है बहुत सख्त रवैया, सेबी जो है सख्त लौंडा बन जाता है बच्चों। सेबी का बहुत सख्त रवैया है किसके अगेंस्ट बच्चों? मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब जैसा है वैसा ना दिखाना। क्यों? किसी को उल्लू बनाने के लिए। ठीक है। सो मैनिपुलेटिव ट्रेडिंग, फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग, अनफेयर ट्रेडिंग। अनफेयर ट्रेडिंग का मतलब क्या है? एक ऐसी ट्रेडिंग जो फेयर नहीं है। एक ऐसी ट्रेडिंग क्या है? एक स्टॉक मार्केट में, स्टॉक्स में ऐसी ट्रेडिंग जो फेयर नहीं है, जो नियमों के अनुसार नहीं है, अनफेयर ट्रेडिंग। और बच्चों जैसे एक मिनट मैं आपको एक और चीज बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये साबित हो गया कि पुष्पराज ने फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग की थी। पुष्पराज ने कौन सी ट्रेडिंग की थी? तो फिर ये भी हो जाता है कि पुष्पराज ने फ्रॉडुलेंट की मतलब मैनिपुलेटिव भी की और अनफेयर भी की। मतलब ये तीनों को अपन क्या करते हैं? तीनों को अपन इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। और तीनों का एक छोटा भाई भी है। कौन सा? इनसाइडर ट्रेडिंग। इसको भी फ्रॉडुलेंट माना जाता है, इसको भी अनफेयर माना जाता है। व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग? इनसाइडर ट्रेडिंग बच्चों एक ऐसी जानकारी जो किसी और के पास नहीं है, जो किसी को नहीं पता, सिर्फ कुछ लोगों के पास है, चंद लोगों के पास जो जानकारी है, उस जानकारी को मैं उस जानकारी के आधार पे शेयर में क्या कर लेना? ट्रेड कर लेना। इज व्हाट बेटा? इज व्हाट? इज इनसाइडर ट्रेडिंग। मैं रिलायंस में, आप सबको पता है ना, मैंने रिलायंस में काम किया। सो रिलायंस में क्या हुआ, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं। दुष्यंत जैन और आकांक्षा महेश्वरी, हम दो कलीग्स थे रिलायंस में। ठीक है। हम दोनों ने रिलायंस साथ में ज्वाइन किया था। दिवाली का टाइम आया। आकांक्षा महेश्वरी रहती थी उदयपुर में। कहां रहती थी? उदयपुर में। और दुष्यंत जैन रहता था राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। अच्छी बात है, हम दोनों अपनी अपनी जगहों पे रहते थे। दिवाली का टाइम आया। आपको पता है रिलायंस में दिवाली की 3 दिन की छुट्टी मिलती है। रिलायंस में दिवाली की हमको सिर्फ 3 दिन की छुट्टी मिलती थी। 3 दिन इज लाइक जो दिवाली का मेन डे है, सॉरी नरक चौदस, लक्ष्मी पूजा और गोवर्धन पूजा, जो पाड़वा बोलते हो आप लोग। ठीक है। सो 3 दिन की छुट्टी मिलती है। लेकिन अब भाई हम लोग तो राजनांदगांव में रहते थे। हमारा साला ट्रेन से जाने में 1 दिन तो जाने में लगता है, 1 दिन आने में लगता है। तो मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए थी। कितने दिन की? और बच्चों मैं कहीं पे भी हूँ, मैं पूना में भी हूँ, तो अभी मैंने पूना से राजस्थान 7 दिन का टाइम कर दिया। बट छुट्टी मैं लेता हूँ दिवाली के टाइम में, बिकॉज मैं मानता हूँ कि दिवाली का टाइम अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए। ठीक है। सो आकांक्षा को उदयपुर जाना था, इसको 10 डेज की छुट्टी चाहिए थी। अब बच्चों देखिए, मैं इतना बड़ा गधा, मैंने क्या किया? श्रीधर सर जो हमारे बॉस थे, रिलायंस इंडस्ट्री के कंपनी, रिलायंस रिटेल के कंपनी सेक्रेटरी, आज भी रिलायंस रिटेल के कंपनी सेक्रेटरी हैं। इनका पैकेज कम से कम 1.2 CR के आसपास होना चाहिए। ठीक है। तो उस समय ये मेरे बॉस हुआ करते थे। तो मैंने इनसे पूछा कि श्रीधर सर, और मैंने पूछा शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे ना आपका पूरा कॉर्पोरेट ऑफिस ना सबसे डल फेज में होता है। शाम को 4 बजे सब आलस करते रहते हैं ऑफिस में, और सब घड़ी देखते रहते हैं। 4 बजे चाय लेते हैं और 2 घंटे के बाद घर जाना है। बट श्रीधर सर अलग ही थे। श्रीधर सर रात को 10 बजे तक कंपनी में रुकते थे। अलग ही था बच्चों, स्वैग वाला आदमी। सुबह 10 बजे आता था कंपनी में और रात को 10 बजे आता था बच्चों। मतलब प्रॉपर साउथ इंडियन एम्प्लॉय। आज पैकेज 1 करोड़ 20 लाख का पैकेज है यार, विथ ऑल द फैसिलिटीज। कंपनी की कार, कंपनी का ड्राइवर, सब कुछ। ही इज अ कंपनी सेक्रेटरी एंड LLB। अब क्या हुआ बच्चों, तो मैंने 4 बजे उनसे पूछा कि सर मैंने टिकट करा ली थी, क्योंकि मेरे को एकदम श्योर था कि श्रीधर सर जो है वो मुझे अलाउ कर देंगे जाना। मैंने श्रीधर सर के पास गया, मैं सर मुझे जाने का है सर, मैं घर जा रहा हूँ, मेरी टिकट करा ली है सर, तो प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिएगा, हैप्पी दिवाली। आपको पता है उन्होंने क्या किया? दुष्यंत, आई एम वेरी सॉरी यार, वी आर फ्लडेड विथ वर्क, so I am very sorry, you cannot go this much leave I cannot sanction. I can give you maximum 5 days leave.
बच्चों मैं कसम से मैंने उस दिन जिंदगी में पहला फैसला ले लिया था कि नौकरी कभी नहीं करूंगा। मजाक कर रहा हूँ, ये मेरा फैसला था, बट आप लोग अपना नौकरी कीजिए, अच्छा होता है। अगर मैं नौकरी में रहता तो आज मेरा भी 70-80 लाख का पैकेज तो हो ही जाता। ठीक है। सो श्रीधर सर ने मुझे बोल दिया कि नहीं जाने का मुझे। बच्चों मेरी तो लग गई। आकांक्षा ने क्या किया पता है? श्रीधर सर के बेस्ट फ्रेंड थे हितेश महेश्वरी करके, ये सीएट टायर के कंपनी सेक्रेटरी थे, और श्रीधर सर ने इन्हें रिलायंस में बुलाया था काम करने के लिए। ठीक है। तो आकांक्षा ने क्या किया, आकांक्षा ने श्रीधर सर के पास जाने के पहले हितेश सर से बात की कि सर मेरे को छुट्टी मांगना है, दुष्यंत को तो मना कर दिया उन्होंने, तो सर प्लीज मुझे बताइए क्या करूं। तो हितेश सर ने आकांक्षा को बताया कि आकांक्षा एक काम करो, रात को 10 बजे जब श्रीधर निकलता है घर के लिए, और जब वो अपनी कार के पास जा, उस समय 2007 में श्रीधर सर के पास इंडिका थी, उस समय इंडिका भी बहुत प्रिविलेज वाली कार थी। सो जब ये श्रीधर निकलता है अपने घर के लिए, तो जब वो वॉक करता है ना अपने घर के लिए जाने के लिए, ऐसे वॉक करता है, तो उससे पूछना उस समय वो कभी किसी चीज के लिए ना नहीं करता। क्यों ना नहीं करता? क्योंकि उसको घर जाना होता है, उसकी बीवी का डर लगता है उसको, क्योंकि उसकी बीवी ने 10 बजे तक ही टाइम दिया उसको। सो बच्चों आकांक्षा एक दिन रुकी और उसने रात को 10 बजे तक काम किया। फिर श्रीधर सर जैसे ही निकलने के लिए किए तो उसने पूछा, श्रीधर सर मुझे उदयपुर जाने का है 15 डेज के लिए या 10 डेज के लिए, सर मैं जा सकती हूँ? हाँ। बोले जाना, पर काम फिनिश करके जाना। अच्छा, श्रीधर सर आकांक्षा से ज्यादा मुझे पसंद करते थे। ठीक है, मुझे बहुत पसंद करते थे, मुझे अपना छोटा भाई मानते थे, और उन्होंने मुझे रिलायंस में एब्जॉर्ब करने की बात भी की थी कि तेरे को जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है, तेरे को हम यहीं रख लेंगे। आकांक्षा को कभी नहीं बोला ऐसा। बट बच्चों मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है या नहीं हुई है? इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है। खुफिया जानकारी किसके पास थी? आकांक्षा के पास जो था। हाँ यस, आकांक्षा गॉट द इनसाइडर इंफॉर्मेशन ना, और इसीलिए उसको बच्चों उसको छुट्टी मिल गई, मुझे छुट्टी नहीं मिली। सो वैसे ही कंपनी में होता है, कंपनी की कुछ खुफिया जानकारी होती है, जैसे कि कंपनी को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, कोई कंपनी में कोई, जैसे रिलायंस में एक इनसाइडर न्यूज थी कि फेसबुक इन्वेस्ट करने वाला है, यस और नो। तो ये बहुत गलत, मतलब सेबी क्या चाहता है कि अगर कंपनी में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है तो उस इंफॉर्मेशन को तुरंत पब्लिक को बताया जाए और हर शेयर होल्डर को फायदा मिले। अगर कंपनी में कुछ अच्छा होने वाला है तो उसका फायदा किसको मिलना चाहिए? सब लोगों को मिलना चाहिए। अगर चुनिंदा लोगों को उसका फायदा मिल रहा है, किसको फायदा मिल रहा है? कंपनी की कुछ खुफिया जानकारी का फायदा चुनिंदा लोगों को मिल रहा है, ये चुनिंदा लोग, सिलेक्टेड लोग, हाई लेवल के लोग अगर कंपनी की खुफिया जानकारी के आधार पर क्या कमाते हैं? किसी प्रकार का मुनाफा कमाते हैं, लाभ कमाते हैं, उस इंफॉर्मेशन को ठोक ठोक के दूसरों को बताते हैं। दैट इज इनफैक्ट इनसाइड इंफॉर्मेशन, खुफिया जानकारी को कम्युनिकेट करना भी पनिशेबल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये भी एक प्रकार से फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस मानी जाती है, इनसाइडर ट्रेडिंग। इज दैट क्लियर? चलिए नाउ नेक्स्ट देखना। सो अच्छा एक मिनट, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, सेबी का अधिकारी जो जांच करता है, पार्टीज को सुनता है और क्या करता है? फैसला सुनाता है। उसके बाद कंसेंट ऑर्डर। कंसेंट ऑर्डर का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट ऑर्डर? सेटलमेंट करना। क्या करना बच्चों? एक प्रकार से क्या कर लेना? सेटलमेंट कर लेना। उसके बाद एक और वर्ड आएगा, कौन सा वर्ड आएगा? डीबार कर देना। क्या कर देना? डीबार कर देना, पाबंदी। लेकिन डीबार परमानेंटली होता है या कुछ टाइम के लिए होता है? इसमें पाबंदी है कि तुम स्टॉक मार्केट घुस नहीं सकते, बट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। तो ये भी डीबार जो है सस्पेंशन जैसा ही होता है। किसके जैसा होता है? सस्पेंशन जैसा ही होता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो बच्चों बिफोर स्टार्टिंग विद द सिलेबस मैंने आपके साथ क्या किया, कुछ छोटे मोटे मैंने आपके साथ क्या किया, डिस्कशंस किए। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नाउ वी वुड बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक। व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक? सेबी एक्ट 1992। इस टॉपिक का वेटेज है कितने मार्क्स का? एग्जाम में 10 मार्क्स का आएगा बच्चों, पूरे के पूरे 10 मार्क आएंगे यहां से। इंपॉर्टेंट है,
सेबी का रोल क्या है, सेबी का पावर क्या है, सेबी के फंक्शंस क्या है, सेबी लोगों की कैसे लगाती है, सेबी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है कि नहीं कर सकती है, सेबी डिसीजन कैसे लेती है, सेबी का इंटरनल मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें हम कहां पे पढ़ने वाले हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, अब मैं आपके साथ थोड़ी सी आई शेयर अ स्टोरी विथ यू। बच्चों मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शुरू करूंगा। सो बच्चों 1988 में घूम के आएंगे अपन। कहां पे घूम के आएंगे? विल गो टू 1988। सो बच्चों अब मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं। चलो चलो चलो। सो बच्चों 1988 में सेंट्रल गवर्नमेंट, 1988 में सेंट्रल गवर्नमेंट, आई थिंक उस समय चंद्रशेखर की सरकार थी शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं। कौन था 88 में प्राइम मिनिस्टर? राजीव गांधी थे। ओके, सो उस समय राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। कैबिनेट की मीटिंग हुई और उस समय जो कैबिनेट की मीटिंग थी, उस कैबिनेट मीटिंग में एक बहुत टैलेंटेड फाइनेंस सेक्रेटरी थे। कैबिनेट की मीटिंग में क्या क्या थे? एक फाइनेंस सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा कि सर, भारत का जो स्टॉक मार्केट है, अब इसको सही तरीके से कंट्रोल करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अब बहुत सारे विदेशी निवेशक जो हैं भारत में रुचि दिखाने लगे। 1988 की बात कर रहा हूं, लिबरलाइजेशन के बहुत पहले की बात कर रहा हूं। ठीक है, जब हर्षद मेहता जैसे लोग ब्रोकिंग के बिजनेस में आए होंगे या ब्रोकिंग के बिजनेस में थोड़े से सेटल हुए होंगे। तो बच्चों राजीव गांधी, आप उनको बिल्कुल मतलब उनको हम गालियां दे सकते हैं कि भारत के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री थे वो, बट राजीव गांधी कुछ सेंस में बहुत अच्छे भी थे। ठीक है, तो बच्चों 1988 में फाइनेंस सेक्रेटरी ने प्रधानमंत्री से क्या किया? एक अनुरोध किया कि सर, स्टॉक मार्केट को नियंत्रित करने के लिए हमको किसी संस्था को बनाना चाहिए। तो राजीव गांधी ने तुरंत अमेरिका में, बच्चों सुनिएगा, अमेरिका में सन 1933 में स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन की स्थापना की गई थी। 1933 में उन्होंने सिक्योरिटीज एक्ट पास किया था अमेरिका ने, और उन्होंने सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन बनाया था। तो उसी तर्ज पे फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा कि सर, अब अपने देश में एक ही आदमी रेगुलेट करता है ना स्टॉक मार्केट, कैपिटल कंट्रोलर। कौन रेगुलेट करता है? दिल्ली में बैठता था ये भी भिखारी साला। वो हर्षद मेहता की मूवी में देखा होगा आपने, हर्षद मेहता दिल्ली आता था इसके सेटलमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये दिल्ली में बैठता था। ही वॉज जस्ट एन आईएएस ऑफिसर। सिर्फ क्या था? एक आईएएस ऑफिसर था। फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो बेसिकली सेक्रेटरी होता था या ज्वाइंट सेक्रेटरी होता था, वो ये बन जाता था पैसे वैसे खिला के। तो बच्चों, तो उसी समय के जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने बोला कि सर, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए कोई एक अच्छी बॉडी चाहिए, नहीं तो अपने स्टॉक मार्केट में कुछ कांड हो जाएगा अपनी आंखों के नीचे। तो फिर बच्चों सरकार ने क्या किया? एक कैबिनेट की मीटिंग में क्या हुआ? एक रेजोल्यूशन पास हुआ और बोला कि जैसे अमेरिका में सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है, वैसे ही भारत में क्या बनेगा? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बनेगा। और बना दिया। तो भारत में सेबी कब आ चुका था पिक्चर में? 1988 में। आर गेटिंग माई पॉइंट? तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो सेबी का गठन हो चुका था भारत में 1988 में। और सेबी को कहा गया, बच्चों सेबी को क्या बना दिया गया ना 1988 में? बताता हूं आपको, सेबी को चपरासी बना दिया गया। कोई पावर नहीं है सेबी को, इतनी भी पावर नहीं थी कि सेबी इंक्वायर कर सके, नो पावर। तो क्यों बनाया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभिषेक एक लड़की से प्यार करता है, वो लड़की भी इससे प्यार करती है, दोनों रात को चैट करते हैं, आई लव यू आई लव यू आई लव यू चालू रहता है इनका। एक बार अभिषेक ने उस लड़की का हाथ पकड़ने की कोशिश की, वो लड़की बोलती है, ए कुत्ते दूर रह दूर रह, छूने का कोशिश नहीं करने का मेरे को, मेरे चाचा विधायक हैं। यस और नो? तो जो क्या मतलब ऐसे रिलेशनशिप का? अभिषेक बोलता है, प्लीज लेट मी टच, अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। मुझे एक लड़की का ना डाउट आया था, और मुझे वो डाउट आया ना तो मुझे लगा कि मुझे टीचिंग छोड़ देना चाहिए। उसने लिखा था कि सर, अगर मैं किसी को छूना चाहूं
और वो मुझे छूने से मना करे, छूने देने से मना करे, तो सर क्या मैं उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता हूं कि वो मुझे मेरा फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज करने नहीं दे रही है? लड़का था, डायरेक्टली उसने पूछा कि मैं किसी लड़की को टच करना चाहता हूं। मैंने बोला भाई एक काम कर, एक ग्लास में पानी भर के ला, मैं उसमें अपनी नाक डुबो के आत्महत्या कर लूंगा। सो एनीवे बच्चों, तो अब अपना ये है, तो सेबी को क्या बना दिया था? सेबी को चपरासी बना दिया था। और बच्चों सेबी बनी हुई थी, सेबी नजर रखी हुई थी स्टॉक मार्केट पे, लेकिन सेबी के पास कोई पावर नहीं। सेबी सिर्फ सजेस्ट करती थी। सेबी का रोल क्या था? कैपिटल कंट्रोलर को एडवाइस करना, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना कि स्टॉक मार्केट में क्या क्या होना चाहिए, स्टॉक मार्केट को डेवलप कैसे किया जाए। और हर्षद मेहता तो अपना खेल खेल रहा था बच्चों। हर्षद मेहता बच्चों फुल तरीके से अपना खेल खेल रहा था। बच्चों मैं आपको हर्षद मेहता की मूवी में तो 1992 का ही जिक्र है, मैं आपको उसके बाद भी बताऊंगा। हर्षद मेहता ने 94-5 में भी स्कैम किए हैं, ये आपको पता ही नहीं होगा। सो एनीवे विल टॉक ऑन दैट। तो बच्चों क्या हुआ? सो सेबी को पता था कि हर्षद मेहता मार्केट में गड़बड़ी कर रहा है, और सेबी क्या करती थी? सेबी कैपिटल कंट्रोलर को बताती भी थी, लेकिन कैपिटल कंट्रोलर को हर्षद मेहता ने क्या करके रखा हुआ था? सेट करके रखा हुआ था। अरे प्राइम मिनिस्टर तक को सेट करके रखा हुआ था उसने, नरसिम्हा राव को। तो ये सब तो चुनले पुल्ले थे बच्चों। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ये सारी चीजें देखते 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 सेबी को सब पता था। ये सारी चीजें देखते देखते आई थिंक अप्रैल में बच्चों ऐसा कुछ हुआ कि स्टॉक मार्केट लगातार 3-4 दिन तक इतना भयंकर गिर चुका था, इतना भयंकर गिर चुका था कि इन्वेस्टिगेशन करवाई, सीबीआई वीबीआई को मामला गया, दुनिया भर की एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन करवाई। तब समझ में आया कि हर्षद मेहता ने क्या किया, भाई ने स्कैम किया। आरबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया, वो आरबीआई ने वो पकड़ा था ना, वो कूपन बॉन्ड्स, उसका बॉन्ड खरीदने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीजें अप्रैल में पता चली। अब मुझे बताइए उसके बाद तो बच्चों फिर ये मान लिया गया कि भारत में क्या हुआ है? यस, कौन सा स्कैम हुआ है? सिक्योरिटीज स्कैम इंडिया में हो चुका है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो लड़की अभिषेक बेचारा सच्चे दिल से प्यार करता था, उसको कभी टच करने को नहीं दिया, कभी ऐसे हाथ भी नहीं पकड़ा उस बेचारे का। एक बार पुष्पराज बोलता है कि चलो तुम्हें घुमा के लाता हूं, और जब वो लड़की पुष्पराज के साथ गई, पुष्पराज दिखने में अच्छा था, स्मार्ट था, तो लड़की को लगा पुष्पराज चरित्र का भी अच्छा होगा, बट पुष्पराज ने चरित्र हरण करने की कोशिश पूरी की बच्चों। तो लड़की को समझ में आया कि नहीं यार, अभिषेक जैसे राजा और देव मानुस को छोड़ के मैं किसके साथ जा रही हूं? जिसने मेरे चरित्र के ऊपर प्रहार किया है, लज्जा की सीमाओं को लांघ दिया है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो बच्चों सरकार को समझ में आया कि साला हमने सेबी जैसी इतनी अच्छी बॉडी को बना के रखे थे, जो बॉडी ने, सेबी ने बार बार वार्निंग दी थी गवर्नमेंट को कि मार्केट में कुछ तो गलत हो रहा है, बट जिसकी वार्निंग्स के ऊपर कोई भी एक्शन, वार्निंग के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और फिर सरकार ने क्या किया? आनन फानन में लेके तुझे मैं जाऊंगा जानम, आनन फानन, आनन फानन। सरकार ने आनन फानन में पार्लियामेंट का आपातकालीन सेशन बुलाया और सेबी एक्ट 1992 को क्या किया? पास किया। इज दैट क्लियर? तो हर्षद मेहता का जो भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान है वो जीवन पर्यंत याद रखा जाएगा कि सेबी मतलब सरकार सेबी को कभी वैल्यू देती नहीं, उसको ठंडे बस्ते में रखी रहती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेबी को इट्स लाइक दुष्यंत सर के नोट्स आपके पास हैं, बट आप दुनिया भर के नोट्स पढ़ रहे हो, फिर 4-5 बार फेल होने के बाद आपको समझा नहीं यार दुष्यंत सर के नोट्स पढ़ने थे। तो सरकार ने सेबी को क्या किया? बस्ते में छुपा के रखा रहा। और जब ये फ्रॉड वगैरह हो गए तब सरकार को सेबी की क्या हुई? वैल्यू समझ में आई। उसके बाद सरकार ने एक कानून बनाया। सरकार ने क्या बनाया? एक, और उस कानून के तहत सेबी को क्या दी? सेबी को दुनिया भर की पावर्स दी। और वो कैपिटल कंट्रोलर जो इंडिया में एक्ट था, इश्यू एंड कैपिटल कंट्रोल एक्ट 1956 का एक्ट था, उस एक्ट को रिपील कर दिया। कैपिटल कंट्रोलर को बोला मर जा कुत्ते के बच्चे, और क्या किया बच्चों? सेबी लाई गई। ठीक है। और ये एक्ट मैं तारीफ करना चाहूंगा उस समय की सरकार की, नरसिम्हा राव सरकार की। सेबी एक्ट बहुत प्यारा बना है, और समय से समय क्या हो चुके हैं बच्चों? सेबी एक्ट में बहुत सारे क्या हुए हैं? बदलाव हुए हैं। और ध्यान से देखिए, सेबी एक्ट में सबसे अच्छी चीज क्या है ना, सेबी को पावर दी गई है क्या बनाने की?
कि स्टॉक मार्केट की ग्रोथ के लिए, स्टॉक मार्केट को आगे बढ़ाने के लिए और स्टॉक मार्केट को नियंत्रित करने के लिए सेबी जो चाहे वो, सेबी जैसे चाहे वैसे नियम बना सकती है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी पावर है जो किसको दी गई है, द गुड पावर दैट हैज बीन बेस्टोड अपॉन सेबी। उसके बाद मैं आपको बताता हूं। अब बच्चों सेबी का क्या था सिस्टम, सेबी को हर्षद मेहता की पूरी कार्यशैली पता थी। ठीक है, तो हर्षद मेहता 1992 में पूरा खत्म हो गया था, इसके पास कुछ भी नहीं था सेबी, हर्षद मेहता के पास। 94 में हर्षद मेहता ने नई कंपनी बनाई, क्रिएट वेल्थ, और चोर की मदद चोर ही करता है। हर्षद मेहता के पास पैसा नहीं था, आपको पता है 1992 में तो हर्षद मेहता पूरा बर्बाद हो चुका था। हर्षद मेहता का मोडस ऑपरेंडी, हर्षद मेहता कैसे ऑपरेट करता है ये किसको पता था, सेबी को पता था। कब पता था सेबी, क्योंकि सेबी हर्षद मेहता के ऊपर नजर कब से रखी हुई थी, इनफैक्ट स्कैम होने के टाइम से लेके सेबी की नजर तो थी, हालांकि सेबी के पास कोई पावर थी नहीं। तो हर्षद मेहता ने नई कंपनी बनाई थी, और हर्षद मेहता को पैसा किसने दिया, आपने सुना होगा पहले एक कंपनी आती थी बीपीएल, टीवी बनाती थी, टीवी मोबाइल नेटवर्क भी था उसका महाराष्ट्र में, बीपीएल, वीडियोकॉन, यूनिटेक, एक बिल्डर था उत्तर प्रदेश का, चंद्रा फैमिली। ठीक है, यूनिटेक बिल्डर्स 2007-8 में, 2009-10 में भारत के टॉप रिचेस्ट में आते थे चंद्रा फैमिली, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। इन तीनों ने किसको फंडिंग की, हर्षद मेहता को फंडिंग दी कि तू अपना बिजनेस स्टार्ट कर, तू नई कंपनी बना। ठीक है, हर्षद मेहता ने क्या किया, वही नई कंपनी बनाई और वापस से अपने फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस क्या किए, स्टार्ट किए बच्चों। बट उसकी एक भी प्रैक्टिस आगे बढ़ ही नहीं पाई, क्यों, क्योंकि सेबी को पहले से ही पता चला, सेबी को पता था ना कि हर्षद मेहता कैसे ऑपरेट करता है। तो सेबी को जब भी और हर्षद मेहता कौन से स्टॉक्स चुनता था, पेनी स्टॉक्स। कौन से थे पेनी स्टॉक, जिनकी कीमत 10 रुपए, 12 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, चवन्नी अठन्नी। तो सेबी जब देखती थी कि पेनी स्टॉक्स में हलचल है, सेबी किसको भेजती थी सीधे, सेबी सीधे अपने एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स को भेजती थी कि जा भाई क्या करके आ, इन्वेस्टिगेट करके आ। तो हर्षद मेहता ने 96-97 अरेस्ट होने के पहले तक ही केप्ट ऑन क्रिएटिंग, उसने 16-17 अलग अलग कंपनीज बना के स्टॉक मार्केट को बिगाड़ने की कोशिश की, बट इट वाज सेबी। हर बार कौन था, सेबी थी। जो सेबी ने हर्षद मेहता की हर एक चाल को क्या किया, हर एक चाल को सेबी ने क्या किया बच्चों, नाकाम किया। इज दैट क्लियर। इसीलिए मैं कहता हूं कि देखिए आज भी फ्रॉड होते हैं, बट कुछ सरकारी संस्थाएं ऐसी हैं जिसने सच में हमारे देश के ढांचे को संभाल के रखा है, जैसे कि आरबीआई है, उसमें से एक आती है बच्चों सेबी। इज दैट क्लियर। अच्छा, अब बच्चों सेबी क्या है, व्हाट एग्जैक्टली सेबी इज। तो बच्चों सेबी अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बोलेंगे, सेबी इज व्हाट बेटा, सेबी इज नथिंग, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। बच्चों व्हाट एग्जैक्टली सेबी इज, सेबी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अब आपसे कोई मुझसे पूछता है कि सर स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या है, स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है, कानूनी, वो ऑटोनोमस होता है, और बॉडी का मतलब क्या है, संस्था। कानूनी संस्था का मतलब जो है, सेबी का जन्म किसी कानून से हुआ है। एग्जैक्टली जैसे कि आईसीएसआई है अपनी, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, आईसीएआई, आरबीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सुनो, ये सारी जो संस्थाएं, इन सब संस्थाओं का जन्म भी कैसे हुआ है, कानून से हुआ है। उसी प्रकार से सेबी का जन्म भी किससे हुआ है, सेबी एक्ट 1992 से। ठीक है, सेबी के 3 ऑब्जेक्टिव हैं, प्लीज हियर, सेबी के 3 ऑब्जेक्टिव हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से देखना। सबसे प्रथम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सबसे विशेष ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर। सभी का पंच लाइन भी है ना, हर निवेशक की ताकत,
ठीक है, इन्वेस्टर की रक्षा करना, हर्षद मेहता जैसे जालसाज लोगों से इन्वेस्टर्स को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। और बच्चों इंडिया में आज भी स्टॉक मार्केट में बोल रहा हूं हजारों फ्रॉड्स होते हैं, आज भी हर दिन हजारों फ्रॉड्स होते हैं, बट सेबी कहीं ना कहीं एक्शन लेती रहती है। सेबी की आप वेबसाइट जाके देखिए, आपको समझेगा कि सेबी कितने एक्शन, रोज सेबी कम से कम 200-300 ऑर्डर पास करती है, ठीक है। तो सेबी हर वो काम करता है जिससे इन्वेस्टर का विश्वास मार्केट में बना रहे, ठीक है। दूसरा, और बच्चों आज देखिए कोरोना का टाइम है, पेंडेमिक का टाइम है, बट इंडियन स्टॉक मार्केट अपने जीवन के सबसे उच्चतम स्तर पे है। आज देखिए कोरोना का टाइम है, लोगों के पास पैसों की तंगी है, बट स्टिल लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मतलब उनका ट्रस्ट देखिए स्टॉक मार्केट में कितना है, उनको लग रहा है कि कोरोना है बट स्टिल स्टॉक मार्केट आगे बढ़ेगा। सो लोग अपनी पूंजी स्टॉक मार्केट में डालना चाहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये सेबी की बहुत बड़ी उपलब्धि है, कंपनीज की उपलब्धि है, बट हम सेबी की उपलब्धि को भी दरकिनार नहीं कर सकते दोस्तों। आज जो लोगों का विश्वास है कि नहीं यार हम स्टॉक मार्केट में पैसा डालेंगे तो हमारा पैसा सुरक्षित है, ये सेबी की बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। दूसरा है डेवलप द स्टॉक मार्केट। दूसरा क्या है, अब स्टॉक मार्केट बोलने से अच्छा क्या बोलूंगा मैं, सिक्योरिटीज, क्योंकि इसमें सिर्फ शेयर ट्रेड नहीं होते हैं, सब ट्रेड होता है, सिक्योर शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स। और दूसरा है रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। सो 3 ऑब्जेक्टिव हैं बच्चों सेबी के। पहला क्या है, व्हाट इज फर्स्ट, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, वेरी नाइस। स्टॉक मार्केट को डेवलप करना, और दूसरा स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना। एक मिनट, व्हाट इज डेवलप एंड रेगुलेट? बच्चों मेरी बेटी को मैं चीज खिलाता हूं, उसको मैं केले खिलाता हूं, उसको मैं सारे फ्रूट्स खिलाता हूं, उसको ड्राई फ्रूट्स खिलाता हूं, उसको पढ़ाता हूं। ये सारी चीजें क्यों करता हूं? उसको डेवलप करने के लिए। बट मेरी बेटी अगर मस्ती करती है तो मैं उसको बहुत जोर से डांटता भी हूं, उसको उठा के पटक भी देता हूं बिस्तर के ऊपर। ये क्या है, ये डेवलप है या नियंत्रित कर रहा हूं मैं? तो बच्चों अगर आपको किसी चीज को आगे बढ़ाना है तो आप दोनों चीजें करेंगे। अगर आप सिर्फ डेवलप करने गए, हाँ 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 ये करो वो करो, डेवलपमेंट, जैसे कि आप देखिए आज हमारे स्टॉक मार्केट में स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होती है, ये सेबी लेके आया ना ये कंसेप्ट, कौन सा? स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग मतलब आप मोबाइल की स्क्रीन पे देख के ऑर्डर प्लेस करते, राइट? पहले ये सब नहीं था, पहले आपने हर्षद मेहता की सीरीज देखी होगी तो वो हाथ से लिखते थे ऑर्डर। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग का कंसेप्ट सेबी लेके आया। डीमेट अकाउंट, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स का कंसेप्ट कौन लेके आया? सेबी। तो सेबी ने बहुत सारे T+2 सेटलमेंट, पहले इंडिया में T+10 सेटलमेंट होता था। आज शेयर खरीदा 10 दिन के बाद तुम्हारे डीमेट अकाउंट में आएगा, या तुम्हारे डीमेट अकाउंट तो नहीं होता था, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट आएंगे। तो ये सब सेबी ने करवाया है, T+2 में सेटलमेंट, पूरा सिस्टम देखिए स्टॉक एक्सचेंज का कितना भयंकर है। मोबाइल से हम ट्रेड कर सकते हैं, अमेरिका से ज्यादा तगड़ा सिस्टम अपने हिंदुस्तान में है, मैं बता दूं, स्टॉक ट्रेड का। सो ये सब सेबी के कारण हुआ है बच्चों, ये सब, और ये सारे स्टेप सेबी ने डेवलप करने के लिए लिए हैं। अब क्या सेबी ने रेगुलेट किया है? इतने रेगुलेशंस बनाए हैं। इंटरमीडिएट्स, बच्चों अगर ये सेबी रेगुलेट नहीं करती ना मार्केट को, ये तो सारे ब्रोकर अपने को नंगा करके लटका दिए होते, वहां पे पूरा लूट लिए होते। तो ये सेबी ने मार्केट को क्या किया है? सेबी ने मार्केट को क्या किया है? रेगुलेट किया है। रिसेंटली सेबी ने वो CNBC TV 18 का एक न्यूज पढ़ने वाला था, उसको पकड़ा ना सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग में। वो कंपनी से पहले पूछ लेता था कि तुम्हारे यहां पे क्या चल रहा है, और अपने सारे रिश्तेदारों को फोन करके बता देता था। तो बहुत सारे सेबी बहुत अलग अलग तरीकों से स्टॉक मार्केट को क्या करती है, इंटरमीडिएट्स को क्या करती है, रेगुलेट भी करती है। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स के साथ सेबी की स्थापना हमारे देश में हुई थी। इज दैट क्लियर? चलिए बच्चों, सो आज के लिए हम बस करेंगे, बाकी का लेक्चर हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।